साई जनरेशन। आज हम लोग पीजीटी साइकोलॉजी का जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी इफेक्टिवली डिलेट विथ बाय। कार्मिक प्रबंधन द्वंद्वों को प्रभावशाली ढंग से कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे निपटाया जा सकता है। किसके बारे में बात कर रहा है? एम्प्लॉय मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मैनेजमेंट में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कैसे रिसॉल्व किया जा सकता है। सो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, नीचे दिए गए सभी कथन सही हैं। फर्स्ट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकेंड है मेकिंग कॉम्प्रोमाइज, एंड डी है यूज ऑफ आर्बिट्रेशन, मध्यस्थ, मतलब कि किसी थर्ड पार्टी को लेकर के उनके बीच सॉल्यूशन किया जाए। सो ये तीनों ही चीजें किसी भी इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। सो आंसर होगा आपका यहाँ पे ए। 26 नंबर है, ऑन विच लेवल ऑफ अराउजल कर्व अटेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव। सीधी सी बात है, कौन से लेवल पे अराउजल कर्व जो कि होता है बहुत इफेक्टिव होता है, किस स्तर तक आपका अराउजल लेवल इफेक्टिव होता है, मतलब किस स्तर तक होना चाहिए। बेसिकली ये क्वेश्चन वही कह रहा है, यही कह रहा है। तो ये इसका आंसर सिर्फ इसी, मैं इन चार क्वेश्चन की तरफ नहीं ध्यान दूं, इन चार ऑप्शन की तरफ, तो इसका आंसर यही होता है कि एक ऑप्टिमम लेवल का अराउजल हमेशा अच्छा होता है। तो आपको यही ध्यान देना है कि वो आंसर क्या है। फर्स्ट है एट द लोअर लेवल, नहीं मैंने ऑप्टिमम लेवल का। एट द हायर लेवल, बिल्कुल नहीं, हायर लेवल रहेगा तो आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा। एट द पीक ऑफ अराउजल कर्व, पीक का क्या मतलब है? पीक का क्या मतलब है? पीक का मतलब है कि जहां से अराउजल कर्व मुड़ता है, अराउजल कर्व यू शेप का होता है, आपको पता होना चाहिए। सो ये जो पीक होती है उसकी वहां से ये नीचे की तरफ मुड़ता है, तो इसका आंसर होगा 26 का सी। सो एक ऑप्टिमम लेवल तक अराउजल होना चाहिए, और ये और ऑप्टिमम लेवल क्या है? इसका पीक है, यहाँ से ये वापस से नीचे की तरफ मुड़ जाता है। 27 है, who pronounced the classification of individuals into personality type of the basic of body build। किसने पर्सनैलिटी के टाइप्स के आधार पे मतलब पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है? तो यहाँ पे देखिए, टेलर नहीं है, जूंग नहीं है, जूंग ने पर्सनैलिटी थ्योरी, जूंग की पर्सनैलिटी एनालिटिकल थ्योरी होती है, बेंडूरा सोशल लर्निंग है, टेलर टाइलर बिल्कुल नहीं है। तो सीधी सी बात है 27 का होगा हमारा बी। 27 का शेल्डन होगा। अब आते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन इज। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होता है? केवल कॉग्निटिव होता है, केवल मैकेनिस्टिक होता है, पार्टिकली कॉग्निटिव और पार्टिकली मैकेनिस्टिक होता है, या डिटरमाइंडेड बाय अराउजल। सो आपको क्या लगता है कि ये आंसर क्या होना चाहिए? ये दोनों ही होता है, ये पार्टिकली कॉग्निटिव भी होता है, पार्टिकली मैकेनिस्टिक भी होता है। तो आंसर होगा सी। 29 का है, सब टेस्ट ऑफ वेसलर आर नंबर्ड आर अकॉर्डिंग टू। अब देखिए वेसलर क्या है? वेसलर एज के आधार पर डिवाइड किया गया है, चिल्ड्रन के लिए अलग है, एडल्ट्स के लिए अलग है, और ओल्ड एज वालों के लिए अलग है। वेसलर के 3 पार्ट्स है, 3 या 4 पार्ट्स है। तो प्री, हाँ 4 पार्ट्स हैं, प्री स्कूल के लिए भी अलग है। सो बेसिकली आंसर होगा आपका 29 का ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे किया जाता है, या फिर इसको एज के लेवल पे किया जाता है। ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी भी है, देखिए डिफिकल्टी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे। देखिए वेसलर 2 टाइप के होते हैं, एक तो है अपना परफॉर्मेंस टेस्ट, दूसरा है वर्बल टेस्ट। 6 तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। बेसिकली वेसलर दो तरह के टेस्ट को प्रोवाइड करता है, एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है और एक आपका वर्बल टेस्ट होता है। वेसलर को क्लिनिकल सेटिंग में भी यूज किया जाता है आई इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। तो आंसर होगा आपका बी, यानी कि ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 है, गाइडेंस फोकस्ड अपॉन। गाइडेंस किसके ऊपर फोकस होता है? सीकिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, गिविंग इंफॉर्मेशन, गिविंग एडवाइस, या प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट करना। तो 34 का आंसर होना चाहिए आपका, आप बताइए क्या होता है? सीकिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम नहीं। गाइडेंस मतलब होता है कि किसी पर्सन को गाइड कर दिया गया कि
तुमको इधर जाना है, आप किसी को, अब देखिए काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप उसको दे रहे हो, आप उसको मतलब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि गाइडेंस मतलब आप किसी को, जैसे अब मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बताऊं, अगर कोई पर्सन आपसे रास्ता जानने के लिए पूछता है कि भाई मुझे जाना है कहीं, रास्ता बता दो, मतलब किसी जगह पे आपको जाना है, तो अब वो पर्सन आपको सिर्फ रास्ता बताएगा, आपको सिर्फ गाइड करेगा, ये नहीं करेगा कि वो आपको जहाँ जाना है आपको वहां तक ले जाए। सो बस यही होता है आपका गाइडेंस। तो आंसर होगा आपका बी। 35 है, इंफॉर्मेशन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी इंटोर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी थ्रू। भाई बहुत इजी है, मैं तो पढ़ना भी नहीं चाह रही हूँ, लेकिन इसका आंसर है ए, इलेबोरेटिव रिहर्सल। आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, आंसर ए है, क्योंकि आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा अच्छे से लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा दिमाग में रखेंगे, जितने बार उसको रिवाइज करेंगे, वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो जाती है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में इंटर हो जाती है। तो 35 का आंसर होगा ए। 36 है, इन स्पेसिफिक टर्म जॉब एनालिसिस डिस्क्राइब्स। किस टर्म में जॉब एनालिसिस को डिस्क्राइब किया जाता है? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ टास्क, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स या पैकेज ऑफ स्किल्स एप्लीकेबल टू डिफरेंट जॉब से। 36 का आंसर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सुनिए, इन स्पेसिफिक टर्म जॉब एनालिसिस डिस्क्राइब। जॉब एनालिसिस इसलिए की जाती है कि एक अच्छा एम्प्लॉय सर्च किया जा सके। तो बेसिकली ये किस डिपेंड करता है, नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ टास्क, ये नेचर और टास्क के कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। 37 है, अ हंटर कंटिन्यूज टू हंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सिग्निफिकेंस। दिस स्टेटमेंट इज एग्जांपल ऑफ। हिंदी में पढ़ते हैं, एक शिकारी नाम से, ये हिंदी थोड़ी कठिन होती है इसलिए इंग्लिश ही पढ़ना बेटर था। ओके, अ हंटर कंटिन्यूज टू हंट इवन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सिग्निफिकेंस। हंटर कंटिन्यू हंट कर रहा है बिना किसी नैमित्तिक प्रभाव के। नैमित्तिक अनुबंधन आपने अगर पढ़ा हुआ है, जिसको कि क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, सो ये वही वाला है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से ऑप्शंस होंगे, ये प्राइमिटिव ड्राइव है, टेंशन रिडक्शन मॉडल है, बायोलॉजिकल गोल्स है, या फिर डी है फंक्शनल एनाटॉमी। तो 37 का देखिए, अ हंटर कंटिन्यूअस टू हंट। किसी पर्सन को जब भूख लगती है तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो खाने के लिए कोशिश करेगा, वो अपना पूरा कोशिश करेगा कि उसको किस तरह से खाना मिल पाए। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंटल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब उसको और भी कुछ होना नहीं है, वो ये पूरा सब कुछ इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसका ये बायोलॉजिकल गोल है, भूख लगेगी तो खाना खाने के लिए वो हंट करेगा ही। 38 है, विच शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट जनरेट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नेट में भी आता है अक्सर। सो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। देखिए, फिक्स्ड रेशियो इंटरवल। फिक्स्ड रेशियो में क्या होता है कि 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट पे आपको क्या मिला, 10 मिनट पे 10 बोनस मिला, 10 मिनट पे 10 बोनस मिला, 10 मिनट पे 10 बोनस मिला। ये होता है फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड इंटरवल मतलब कि टाइम, सॉरी रेशियो मतलब होता है कि मिनट नहीं जोड़िए, मतलब कि ये टाइम, आपको जो क्वांटिटी है वो फिक्स रहेगी, 10 10 10 फिक्स रहेगा। इंटरवल क्या है? टाइमिंग फिक्स रहेगा, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट। अब क्या कह रहे हैं, वेरिएबल रेशियो में मतलब आपको परफॉर्मेंस के आधार पे किसी भी समय रीइंफोर्समेंट दिया जा सकता है, किसी भी समय आपको प्राइस दिया जा सकता है। वेरिएबल इंटरवल में क्या होता है कि मतलब किसी भी समय दिया सकता है, और रेशियो में क्या होता है कि किसी भी टाइम पे आपको जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी रीइंफोर्समेंट आपको दिया जा सकता है। तो विच शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट जनरेट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग एंड जनरेट रेसिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन। सबसे अच्छा होता है फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो नहीं, सॉरी वेरिएबल रेशियो। 38 का आंसर होना चाहिए आपका सी। ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। सबसे अच्छा वेरिएबल रेशियो शेड्यूल होता है, ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा जाता है। फिक्स्ड का मतलब होता है कि ये चीज़ें जो भी मतलब टाइम फिक्स नहीं होता है बट क्वांटिटी फिक्स होती है, मतलब आप अगर 10 टास्क पूरा करेंगे तभी मिलेगा। वेरिएबल का मतलब होता है कि एक दिन पूरा करेंगे तभी मिलेगा। वेरिएबल रेशियो का मतलब है कि किसी भी समय आपको रीइंफोर्समेंट दिया जा सकता है, बट रीइंफोर्समेंट का मतलब मात्रा फिक्स नहीं होता है, कुछ भी दिया जा सकता है।
ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। जबकि वेरिएबल का मतलब होता है कि ये किसी भी समय दिया जा सकता है। फिक्स, रेशियो, इंटरवल। फिक्स्ड मतलब सब कुछ फिक्स है, और वेरिएबल मतलब कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं है। 44 का है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की उद्देशिका, प्रीमेबल ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। सो इसका आंसर मुझे फिलहाल बहुत कंफर्म नहीं है, मैंने कहीं पे पढ़ा था ये शायद मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने का वचन देती है। शायद ये बी है, बट मैंने इसे कहीं पढ़ा था, मैं इसके बारे में बहुत श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। मैंने कहीं पढ़ा है तो शायद ये बी है। 45 है विच थ्योरी ऑफ इमोशन एडवोकेट्स दैट सब्जेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस आर एक्चुअल द रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस। फिर से समझिए क्या कहता है। सब्जेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस मतलब कि अगर हम डरे, हमारा हमारा जो अगर हम उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, मतलब हम अपने टेंशन को, फियर को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन पे आधारित है। अगर हम उसको डरेंगे नहीं, हमको कोई चीज़ डरावनी नहीं लगती है, तो उसके प्रति रिएक्ट करेंगे ही नहीं। तो ये किसने कहा है? ये कैनन बार्ड का है, जेम्स लंजे का है, या फिर ओपोनेंट प्रोसेस है, टू फैक्टर। देखिए ये ओपोनेंट प्रोसेस भी नहीं है, टू फैक्टर भी नहीं है, क्योंकि इमोशन की थ्योरी से कैनन बार्ड एंड जेम्स लांजे के द्वारा दिया गया है। तो सीधी सी बात है, डर गया और भाग गया वाली ही बात है यहाँ पे। जेम्स लांजे यही कहते हैं, जेम्स लांजे, कैनन बार्ड। सो आंसर होगा आपका जेम्स लांजे, क्योंकि अगर हम डरेंगे नहीं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इमोशनल एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होता है, और वो साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, मतलब कि आदमी डर गया और फिर भाग गया। डर गया और भाग गया नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। ये है कि हमारा हाइपोथैलेमस को वो मैसेज जाता है, वो बताता है कि डरना है, सो आदमी डरता है। ये है, यही है जेम्स लांजे। अब 46 है फॉर्म द पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशंस क्लासिफाइड वेरिएबल्स आर। 46 का आंसर क्या होना चाहिए? एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही पाए जाते हैं। सो इसका आंसर फ्रॉम पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशन क्लासिफाइड वेरिएबल्स आर। दो ही एक्सपेरिमेंट मेथड में, एक्सपेरिमेंट में दो वेरिएबल्स पाए जाते हैं, वो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो इसका आंसर है डी। 47 का है अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मोस्ट नॉट ऑल ऑफ योर बिहेवियर। कौन सा चीजें हैं फ्राइड के अनुसार, कौन सा नहीं है जो अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करता है? फ्राइड के अनुसार निम्नांकित में से कौन हमारे सारे नहीं, अधिकतर व्यवहारों को, पूरा नहीं बल्कि अधिकतर, तो ये अपना होगा अनकॉन्शियस। अगर फ्राइड की बात आ रही है तो आंसर आप अनकॉन्शियस ही मानकर चलिए। नेक्स्ट है 39, शायद हम लोगों ने सॉल्व किया है पहले ही, तो चलिए फिर से कर लेते हैं। आई डोंट नो, मे बी कुछ मिस्टेक हो गया होगा। इन विच ईयर थर्ड रिवीजन ऑफ बीनेट साइमन स्केल वॉज पब्लिश्ड। ये तो लर्न करने वाली चीजें हैं, मुझे याद है 16, 37, 60, 86, 2003। फर्स्ट 16, 37, 60, 86, तो 16, 37, 60, 60 यानी थर्ड नंबर पे 1960 का है। 86, 1986 में फोर्थ हुआ ना, फिर उसके बाद 2003 में हुआ, तो ऐसे ही याद कर लीजिए 16, 37, 60, 86, 2003। बहुत ही सिंपल है, सो आपको याद रहेगा। बहुत ज़्यादा सन दिमाग में रखने की मतलब जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा उसको कोड करना होता है और आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। अब 14 नंबर है इन रेट्रोग्रेड एमेंशिया विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सीन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रेट्रोग्रेड एमेंशिया, इंट्रोग्रेड एमेंशिया दोनों जरूर पूछता है। मैंने एमेंशिया का वीडियो बनाया हुआ है, उसको डिस्कस भी किया है, तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो क्या कहा जा रहा है? रेट्रोग्रेड एमेंशिया यानी पीछे का, एंट्रोग्रेड एमेंशिया यानी आगे का। मैंने बहुत सिंपल से शब्दों में समझाया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर एमेंशिया वाला चैप्टर देखिएगा। सो मैंने पहले इसको डिस्कस किया, तो मैं ज़्यादा इसको नहीं बताऊंगी। आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा ए। 41 मैकेनिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर प्रिडिक्टिंग सक्सेस इन जॉब रिक्वायरिंग मैकेनिकल स्किल्स आर पार्ट ऑफ। उन नौकरियों में जिनमें यांत्रिक कुशलता की आवश्यकता हो, उसमें सफलता की भविष्यवाणी करने
भविष्यवाणी क्या रहा, भविष्यवाणी करने वाले यांत्रिक क्षमता का परीक्षण। बाप रे, हिंदी बहुत टफ होती है कभी कभी, सो पढ़ने में बड़ा दिक्कत कर जाती है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट एक बार इसको फिर से रीड करते हैं। मैकेनिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर प्रिडिक्टिंग सक्सेस इन जॉब रिक्वायरिंग मैकेनिकल स्किल्स। किस तरह की मैकेनिकल स्किल्स की जरूरत होती है किसी भी मैकेनिकल एबिलिटी टेस्ट को में सक्सेस पाने के लिए? तो पर्सनल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, फॉर इंटेलिजेंस, अचीवमेंट टेस्ट, या वोकेशनल? सीधी सी बात है, ये वोकेशनल होगा। देखिए वोकेशनल का मतलब ही मैकेनिकल होता है। तो किस तरह के टेस्ट में मैकेनिकल एबिलिटी टेस्ट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? तो मैकेनिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, ये होता है वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट में। 42 नंबर है, द लास्टिंग बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन दैट स्पेसिफाई हाउ डू वी रिएक्ट एंड अडाप्ट टू अदर पीपल एंड सिचुएशन मेक अप आवर। ऐसे दीर्घकालिक व्यवहार, विचार और संवेग जो ये बताते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति के साथ कैसी प्रतिक्रिया करते हैं और कैसे अनुकूलन करते हैं। हमारा व्यक्तित्व निम्नलिखित गुण बताता है। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उसके व्यवहार के प्रति कैसा रिएक्शन देते हैं, ये क्या चीज बताता है? ये हमारा एटीट्यूड बताता है, हमारा विश्वास बताता है, हमारा इंटेलिजेंस बताता है, या फिर हमारा पर्सनैलिटी बताता है? हमारा पर्सनैलिटी ही बताता है ऐसे दीर्घकालिक व्यवहार, क्योंकि पर्सनैलिटी ही एक ऐसा होता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। कुछ ऐसे इनबॉर्न क्वालिटीज होते हैं जो कि आप चेंज नहीं कर पाते हैं या फिर व्यक्ति चेंज नहीं कर पाता है। ये आंसर है हमारा अपना सी, पर्सनैलिटी। देखिए इंटेलिजेंस आदमी एक्सपीरियंस के आधार पर, अगर आप इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस के आधार पे धीमे धीमे चेंज हो जाता है। बिलीफ सिस्टम, ये किसी चीज के प्रति रिएक्शन की बात नहीं कर रहा है, रिएक्शन टू, अगर यहाँ पे सोशल कुछ रिलेटेड होता, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात होती, कुछ भी जो समाज से रिलेटेड बात होती, तो वहां पे आप बिलीफ सिस्टम के बारे में सोच सकते थे। एटीट्यूड इसलिए नहीं है क्योंकि एटीट्यूड हमारा किसी चीज के प्रति हमारे व्यवहार को जरूर दर्शाता है, बट ये हमारे संवेग में नहीं आता है, तो इसलिए। और ये लॉन्ग लास्टिंग, वैसे तो एटीट्यूड हमेशा फिक्स होता है, बट ये भी एक्सपीरियंस के आधार पर चेंज हो जाता है। पर्सनैलिटी ऐसा है जो कि इन्वॉल्व होता है, जो कि चेंज करना थोड़ा सा कठिन होता है, इसीलिए इसे लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर कहा गया है, दीर्घकालिक व्यवहार कहा गया है। 43 है, हु प्रोनाउंस दैट फिल्टर अटेंशन थ्योरी ऑफ अटेंशन। अवधान के, ये तो बहुत इजी है, ये आपको शायद पता होगा। 43 का आंसर है अपना ब्रॉडबैंड। फिल्टर अटेंशन थ्योरी हिंदी में शायद अनुकरण है क्या? फिल्टर, अनुकरण, तनुकरण कोई सिद्धांत है एक्चुअली हिंदी में भी याद है मुझे, मैंने अपने नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बनाए थे। कुछ चीज़ें हिंदी में बहुत अच्छी दी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें इंग्लिश में बहुत अच्छी दी हुई होती हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पढ़ना चाहिए अगर आप सच में कोई कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। हु प्रोनाउंस फिल्टर अटेंशनल थ्योरी ऑफ अटेंशन। ये ब्रॉडबैंड। इस तरह अगर देखिए ट्रेसमैन की जो थ्योरी है वो फिल्टर अनुकरण सिद्धांत, छोड़िए, अच्छा मुझे आंसर पता है इसलिए मैं बता दे रही हूँ, इसका आंसर 43 बी है। 48, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज प्रोडक्ट इन गिलफोर्ड। गिलफोर्ड की थ्योरी में प्रोडक्ट क्या है? ये भी देखिए टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, नेट में भी जरूर पूछता है। गिलफोर्ड की थ्योरी में प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? 3 तो स्टेज होते हैं, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट, ऐसे करके गिलफोर्ड की थ्योरी में 3 चीजें होती हैं। इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, ये फर्स्ट स्टेज होता है, जिसके आधार पे संक्रिया विषय वस्तु उत्पादन, हाँ याद आ गया। तो संक्रिया वो होता है जिसके आधार पे आदमी, जो संक्रिया के प्रकार होते हैं। अब सेकंड होता है दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहार परक, हाँ ये वो होते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति संक्रिया करता है, ये सेकंड होगा। और प्रोडक्ट होता है आपका कि उसको क्या मतलब, प्रोडक्ट मतलब क्या उत्पादन हुआ, इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्थाएं, रूपांतरण, निहितार्थ। तो आपको आंसर ढूंढना है 48 का आंसर क्या होना चाहिए। 48 का आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्थाएं, रूपांतरण, निहितार्थ। प्रोडक्ट रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है,
मुझे ये लर्न था, मैंने हिंदी में इसे इसी तरह से लर्न किया था। देखिए फर्स्ट इंग्लिश में लर्न किया था इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग। सो फर्स्ट वाला ये इवैल्यूएशन वाला तो नहीं है। सेकंड क्योंकि प्रोडक्ट में आता है इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्थाएं, रूपांतरण, नियतार्थ, 8 चीजें आती हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसी में ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरह से आप भी लर्न कर लीजिएगा जैसे मैंने लर्न किया है, तो आपको बहुत हेल्प होगा। किसी भी चीज को राइमिंग वर्ड्स में याद करने में बड़ा इजी होता है, बहुत हेल्प होती है। एक तरीके से मैं आपको अपने कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ जिस तरह से मैंने नेट क्वालिफाई किया है। 49 नंबर है, व्यू ऑफ सनसेट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, दिस स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स। व्यू ऑफ सनसेट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सूर्यास्त एक दृश्य, एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है। सूर्यास्त का दृश्य एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है। ये सेंटेंस किस प्रकार का है? परसेप्चुअल क्या है? परसेप्चुअल कंस्ट्रक्शन, इन्फ्लुएंस ऑफ मोटिव एंड परसेप्शन, इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन ऑन परसेप्शन, हैबिट्स ऑफ इंगेजिंग इन रियलिटी टेस्टिंग। फर्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है इसको समझने की कोशिश करिए। सूर्यास्त का दृश्य एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है, मतलब कि जो आप सनसेट देख रहे हैं उसमें कुछ ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, उसमें कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है। तो ये आंसर क्या हो सकता है? ये आंसर है आपका परसेप्शन की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दृश्य की बात हो रही है, इसलिए आंसर होगा परसेप्चुअल कंस्ट्रक्शंस। क्योंकि उसमें चेंज नहीं किया जा रहा है, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे परसेप्चुअल कंस्ट्रक्शन होगा। 50 आंसर है। 50 क्वेश्चन है, which of the drive is dependent in the following statement? कौन सा ड्राइव फॉलोइंग स्टेटमेंट में डिपेंड करता है? इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग मोनोटोनी इन लाइफ सीक एक्साइटिंग स्टिमुली, एक्सप्लोरेटरी ड्राइव, एग्रेसिव ड्राइव, फियर ड्राइव, बायोलॉजिकल ड्राइव। कौन सा? जीवन में निरस्ता का अनुभव होने पर व्यक्ति उत्तेजक उद्दीपकों को ढूंढता है। किस तरह के, मतलब जब आदमी बोर हो जाता है, निरस हो जाता है, तो किस तरह के स्टिमुलस को ढूंढता है ताकि वो अपनी बोरियत को दूर कर सके। सो इसका आंसर होना चाहिए आपका एग्रेसिव। देखिए एग्रेसिव ड्राइव नहीं होगा, फियर ड्राइव भी नहीं होगा, बायोलॉजिकल ड्राइव भी नहीं होगा, क्योंकि वो बोर हो चुका है और उसको चाहिए कि थोड़ा सा स्टिमुलेट हो जाए, अपने आप को थोड़ा सा उद्वेलित कर सके। तो इसके लिए आपका होगा एक्सप्लोरेटरी ड्राइव, एक्सप्लोर करना है, उसको बाहर आना है चीज़ों को निकालने के लिए। तो इस तरह के ड्राइव के लिए वो निरस्ता को, मतलब निरस्ता को दूर करने के लिए वो एक्सप्लोरेटरी ड्राइव को फील कर रहा है, उसको एक्सप्लोरेटरी ड्राइव चाहिए। 51 का है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये मुझे याद है, ये आपको भी इसी तरह से याद होना चाहिए। ओरल, एनल, फैलिक लेटेंसी, जेनिटल। आंसर है डी। इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा अगर नहीं आती है तो। 52, अकॉर्डिंग टू कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। देखिए पूछ रहा है कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। अब कैनन-बार्ड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ ऐसा बताना, मतलब मुझे डिस्कस करने वाला है। आंसर होगा आपका बॉडली चेंजेस एंड इमोशन एक्सपीरियंस ऑक्योर स्टिमुलेशन। देखिए बॉडली चेंजेस जैसे पीछे बताया था कैनन-बार्ड बॉडी बायोलॉजिकल चेंजेस के बारे में, तो मैंने बताया ना कि बायोलॉजिकल चेंजेस भी तुरंत ही होते हैं और आदमी रिएक्शन भी तुरंत करता है। तो बेसिकली ये इस तरह ये थ्योरी में ये कहा जाता है कि जब आदमी किसी स्टिमुलस को देखता है, मान लीजिए उसने शेर को देखा, तो तुरंत ही उसको हाइपोथैलेमस को एक मैसेज जाता है और आदमी को पता चलता है कि उसको डरना है। सो उसी समय उसको हाइपोथैलेमस को मैसेज भी जाता है। इसको हाइपोथैलेमिक थ्योरी भी कहा जाता है, कैनन-बार्ड की थ्योरी को, ये ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मेरी ना प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, धीरे धीरे खैर ठीक ही हो जाएगी। छोड़िए, एक साथ ही होती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। ये ध्यान रखिएगा। देखिए जेम्स लांजे क्या है? डर गया, भाग गया। कैनन-बार्ड क्या है कि बायोलॉजिकल चीजें इन्वॉल्व होती हैं और दोनों साथ साथ होती हैं। 53 का है, ड्राइवर्स मूव देयर व्हीकल एट ग्रीन ट्रैफिक लाइट एंड स्टॉप ऑन रेड ट्रैफिक लाइट। द स्टेटमेंट इल्यूस्ट्रेट। ये स्टेटमेंट क्या बताता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग या कॉन्टिग्यूटी लर्निंग। अब देखिए क्या है 53 का आंसर। 53 का आंसर क्या होना चाहिए? ड्राइवर्स मूव देयर व्हीकल एट ग्रीन ट्रैफिक। वो
अपने व्हीकल को ग्रीन ट्रैफिक पे भी रोक लेता है और रेड ट्रैफिक पे भी रोक लेता है। क्लासिकल कंडीशनिंग होगा? क्लासिकल कंडीशनिंग तो नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप भोजन देंगे नहीं तब तक तो लार आएगा नहीं। सो अब आता है आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो सकता है। अब आता है कंटिन्यूटी, नहीं, डी नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली स्किनर के द्वारा दिया गया था। आदमी यानी कि जब चूहा प्रतिक्रिया करता था तभी उसको रिवॉर्ड मिलता था, यही आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है। मतलब ये तो मैं पर्टिकुलर स्किनर के बारे में बात कर रही हूँ, बट ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी बेसिकली यही कहती है कि आपका जो रीइंफोर्समेंट होता है वो आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है। तो आपका आंसर होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर वो व्यवहार करेगा तो फिर वो एक्सीडेंट, मतलब कि अगर वो ट्रैफिक व्हीकल को ग्रीन लाइट पर रेड लाइट पर रोकेगा यानी व्यवहार करेगा, तो वो क्या अवॉइड करेगा? वो एक्सीडेंट को अवॉइड करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। सो इसलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग आएगा। 54 है ग्रेटर डिटेल अबाउट बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स आर सॉट इन। कार्य के आवेदकों की पृष्ठभूमि और अनुभव के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी में खोजी जाती है। हिंदी थोड़ा सा कभी कभी टफ लगता है, आप सोचते होंगे कि हिंदी इतना गजब क्या। खैर छोड़िए, टॉपिक पे आते हैं। ग्रेटर डिटेल्स अबाउट बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स आर सॉट इन। ग्रेटर डिटेल्स अबाउट बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, आपसे जो आपके रिज्यूम में, आपके एप्लीकेशन में पूछा जाता है आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके जॉब एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो किस तरह की जानकारी आपसे पूछी जाती है? आपकी बायोग्राफिकल इन्वेंटरीज में पूछा जाता है, एप्लीकेशन ब्लैंक्स में पूछा जाता है, रिकमेंडेशन फॉर्म्स में पूछा जाता है, या रेफरेंस रिपोर्ट में पूछा जाता है। यानी कि आपके बारे में, आपके एकेडमिक स्किल्स के बारे में जो जानकारी सारी पूछी जाती है वो किस तरह के, मतलब किस तरह से उसको आप कैटेगराइज करेंगे। तो ये आपका होता है बायोग्राफिकल इन्वेंटरीज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ब्लैंक्स में नहीं पूछा जाएगा। रिकमेंडेशन में आपको रिकमेंड कर देगा कि ये बहुत अच्छे हैं, इनका एक्सपीरियंस इतना है, इनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इनको ले लीजिए। रेफरेंस रिपोर्ट में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब एप्लीकेशन ब्लैंक्स में और बायोलॉजिकल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अगर आपके घर के बारे में, परिवार के और आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका बायोग्राफिकल ही होगा। अब आते हैं 55 की तरफ। द टेंडेंसी ऑफ द आइज टू टर्न टूवर्ड्स ईच अदर। ये बहुत इजी है, मैंने अपने वीडियोज में बताया है। ये है आपका बाइनोकुलर क्यू और ये है आपका कन्वर्जेंस। डी पे आ जाइए। कौन कौन से बाइनोकुलर क्यूज हैं बताइए? एक्मोडेशन, कन्वर्जेंस एंड रेटिनल डिस्पेरिटी। मैंने बताया था, आप मेरे वीडियोस देखा करिए। 56 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल काउंसिल। अब ये भी पढ़ने वाली चीजें हैं। नेशनल काउंसिल कहाँ गया? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी फॉर गाइडेंस टू 11 से 14 वर्षों के बच्चों के निर्देशन के लिए एनसीईआरटी ने प्रशिक्षण के विकासात्मक ढांचे का क्या उद्देश्य है? तो 11 से 14 साल के बच्चों के लिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है? एनसीईआरटी ने 11 से 14 साल के बच्चों के लिए कहा है कि समस्या समाधान कौशल को विकसित करना, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये याद कर लीजिएगा, नहीं पता है तो इस तरह के रिपोर्ट्स को देखते रहा करिए। इस तरह के क्वेश्चंस टेट में और सी टेट में जरूर पूछे जाते हैं। नेट में नहीं पूछे जाते, बट टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं। नेट में फर्स्ट पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट सेकंड पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग 5 पर्सनैलिटी फैक्टर। इसमें से कौन सा फैक्टर बिग 5 फैक्टर का पार्ट नहीं है? तो बिग 5 फैक्टर ओशियन वाला है, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एग्रीबलनेस। न्यूरोटिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एग्रीबलनेस। तो ए है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें टिक कर दिया। 58 विच अप्रोच इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। विच अप्रोच इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो सीधी सी बात है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के आधार पे कौन सा अप्रोच नहीं है? साइको एनालिटिक,
यहाँ पे कोई डिपेंडेंट नहीं होता है, कोई इंडिपेंडेंट भी नहीं होता है, इसलिए होगा विच अप्रोच इज नॉट बेस्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है? प्रयोगात्मक अध्ययनों पर आधारित नहीं है। साइको एनालिटिक थ्योरी बेसिकली फ्राइड के एक्सपीरियंस के आधार पर आधारित थी। इसके लिए उन्होंने केस स्टडी मेथड का यूज किया था। मैंने केस स्टडी मेथड में इसको बहुत अच्छे से समझाया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, आपको हेल्प होगा। देखिए उन्होंने केस स्टडी मेथड का यूज करके फ्री उसमें भी उन्होंने फ्री एसोसिएशन का यूज किया था। हाँ, सो बेसिकली उन्होंने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया उसके आधार पे साइको एनालिटिक अप्रोच को डेवलप किया, इसलिए इसका आंसर सी होगा। कॉग्निटिव नहीं होगा, बिहेवियरल नहीं होगा, न्यूरोबायोलॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपाइट्स द डिफरेंस बिटवीन एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा जो फैक्टर है, कौन सा स्टेटमेंट है जो एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी के बीच के डिफरेंस को बताता है? एपिसोडिक मेमोरी किसी एक एपिसोड से रिलेटेड होती है, जबकि सिमेंटिक मेमोरी उसके मीनिंग से रिलेटेड होती है। तो अब यहाँ पे ढूंढते हैं सूचना जिसको शाब्दिक रूप से व्यक्त किया जा सके। क्या क्या आंसर है, क्या क्या ऑप्शन है? मतलब इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड वर्बली, source monitoring, reality monitoring, activity or different brain region. Which of the following statement difference between episodic and semantic memory? कौन सा following ऑप्शन episodic और semantic memory के बीच के डिफरेंस को बताता है? सो 59 का आंसर होना चाहिए आपका एक्टिविटी और डिफरेंट ब्रेन रीजन। ओके, एक्टिविटी के आधार पे, क्योंकि सिमेंटिक मेमोरी दूसरी जगह पे स्टोर होती है और एपिसोडिक मेमोरी दूसरी जगह पे स्टोर होती है, इसलिए सिमेंटिक मेमोरी आप शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं किसी चीज को एनालिसिस करने के लिए, और एपिसोडिक मेमोरी आपके लॉन्ग टर्म में होती है जो कि आपको खास एपिसोड को रिकॉल कराती है, इसलिए ही इसका आंसर डी होगा। 60 नंबर है वर्बल बिहेवियर दैट इज रीइंफोर्स्ड व्हेन समवन एल्स वर्बल रिस्पॉन्स इज रिपीटेड। वर्बेशन इज कॉल्ड। जब किसी व्यक्ति की मौखिक प्रतिक्रिया शब्दतः दोहराई जाती है तो जो वाचिक व्यवहार पुनर्बलित होता है उसे इकोइक बिहेवियर कहते हैं। ये स्किनर में है, इसको लर्न कर लीजिएगा, मुझे पता है इसलिए मैं बता रही हूँ। किन पर शोध प्रत्यक्षीकरण जन्मजात है? ये तो गेस्टाल्ट थे, प्रत्यक्षीकरण जन्मजात होता है। अंधे मनुष्यों पे, इन्फेंट पे हुआ, अंधे पैदा हुए मनुष्य और शिशु दोनों पे हुआ। 61 का आंसर होगा आपका हाँ इन्फेंट्स पे डेप्थ परसेप्शन हुआ था। सॉरी, प्रत्यक्षीकरण वाला वो क्लिफ याद है, वो परसेप्चुअल क्लिफ जिसमें शीशा लगा होता है और बच्चे को उस पर चलना होता है और बच्चे को ये रहता है कि वो गिर ना जाए। वो अगर परसेप्चुअल क्लिफ इसका पर्टिकुलर नाम है, और ये देखा जाता है कि बच्चे को डेप्थ परसेप्शन है कि नहीं, मतलब उसको डर लगता है कि नहीं वो गिरेगा या नहीं। तो ऐसा देखा गया है कि बच्चा को शीशा रहता है बट ऐसा दिखाता है उसमें कि बच्चा गिर जाएगा, तो बच्चा उस तरफ नहीं जाता, उस तरफ से हट जाता है, वो पीछे हटने की कोशिश करता है। इसीलिए ही इसे कहा जाता है कि परसेप्शन जन्मजात होता है, परसेप्शन इज इनेट। सो आंसर होगा 61। 62 है लार्जली इट इज अ फिनोमिना ऑफ मॉडर्न life when the individual feels that life is meaningless and emptiness, loneliness that is drawn the individual in a state hopelessness and helplessness and hopelessness। बाप रे, बहुत लंबा चौड़ा कहानी लिखा हुआ। इट इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? चलिए हिंदी में भी पढ़ लिखते हैं। अधिकतर यह गोचर आधुनिक जीवन का है, जब एक व्यक्ति को लगने लगता है कि जीवन अर्थहीन है, खालीपन है, अकेलापन है, बेबसी है, निराशा है। और ये क्या कहा जाता है? ये कन्वर्जन डिसऑर्डर है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, अस्तित्व परक एक्सटेंशियल एंजाइटी है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। सो ये क्या पूछ रहा है आपसे? एक पर्सन को इतना सारा चिंता हो जाता है, मैं इतना लंबा फिर से रिवाइंड करने वाली हूँ। सो इतना सारा चिंता जब पर्सन को हो जाता है तो कन्वर्जन डिसऑर्डर तो है नहीं, कन्वर्जन डिसऑर्डर में हाथ पैर में कुछ असर पड़ता है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी तो बिल्कुल नहीं है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बेसिकली पर्सन जब अपने अस्तित्व के बारे में चिंता करता है
तभी ये सब होता है। मतलब कि जब उसको अस्तित्व के बारे में चिंता होती है तो उसको लगता है जीवन अर्थहीन है, खालीपन है, अकेलापन है, निराशा है, ये सब फील होता है। तो आंसर होगा सी। अब आते हैं 60 तरफ। व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत, तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बात हो रही है। किस पर बल दिया जाता है? सोशल कॉग्निटिव सामाजिक, हाँ, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बात हो रही है। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में सभी पर बल दिया जाता है। सेल्फ स्टीम पे भी, रीइंफोर्समेंट पे भी दिया जाता है, कैपेसिटी ऑफ रेगुलेट एक्शंस पे भी बल दिया जाता है। तो आंसर होगा डी। सो अगेन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 30 मिनट्स का हो चुका है। मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आगे के क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करूंगी। सो आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। किसी भी क्वारीज के लिए हमें मेल करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आते हैं, कुछ भी हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ उस बेल आइकन को हिट करिएगा, प्लीज़ कुछ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, कुछ रिएक्शन दीजिएगा। अदरवाइज नहीं समझ में आते हैं तो डिसलाइक का बटन भी वहीं पर है, आप उसको डिसलाइक कर दीजिएगा। कुछ ना कुछ ज़रूर करिएगा। सो वीडियोस की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जा रही है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ही, मतलब 30 मिनट्स को लेकर के समझा रही हूँ। अदरवाइज आप इसको थोड़ा बोर फील करेंगे और आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।